हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारी एक सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सीरीज। ठीक, प्रैक्टिस सीरीज का ये 10वां प्रैक्टिस है। इससे पहले हम इसको जो है प्रश्न के रूप में बोलते थे कि प्रैक्टिस प्रश्न 8, प्रैक्टिस प्रश्न 7 और 9 से हमने क्या कर दिया कि प्रैक्टिस ही नाम दे दिया उसको, कि प्रैक्टिस नंबर 9 हो गया, जिसमें हम 2 प्रश्न की चर्चा कर दी है। ठीक, कल मैंने पॉलिटिक्स संबंधित प्रश्नों की चर्चा की। आप लोग जो है कुछ जो है मेरे मेंटरशिप के जो फ्रेंड्स हैं और जो है जूनियर हैं, उससे जुड़े हुए हैं जो स्टूडेंट, तो वो मुझसे बोले कि सर जो है आप थोड़ी सी विविधता लाइए, मतलब सेकंड पेपर तक ही सीमित ना रहिए, इसको किसी और पेपर तक लाइए। तो मैं पहले सोचा आपदा प्रबंधन पे ले आऊंगा, लेकिन फिर कुछ बच्चों ने कहा सर आपदा प्रबंधन तो आप उसमें कराएंगे पीवाईक्यू में, तो आप उसमें हिस्ट्री रख लीजिए, मतलब फर्स्ट पेपर रख लीजिए प्रैक्टिस में। तो प्रैक्टिस सीरीज में हमने आज इतिहास का प्रश्न रखा हुआ है, मतलब जीएस फर्स्ट से संबंधित प्रश्नों को लेंगे। ठीक, जीएस फर्स्ट से, और जो यूपीएससी पीवाईक्यू करा रहा हूं जो कि कल आएगा, तो उसमें मैं क्या करूंगा कि जो छोटे छोटे सब्जेक्ट जैसे गवर्नेंस हो गया, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ये तरह के विषय जो हैं इनको मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दूंगी। सोशल जस्टिस हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया। इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा यूपीएससी पीवाईक्यू के थ्रू कंप्लीट होगा। बाकी हम जो ये प्रैक्टिस सीरीज ला रहे हैं इसमें तो हम पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे। बस बाकी आप जो भी जीएस की पुस्तक वगैरह पढ़ रहे हो उसको आप पढ़ते रहिए, ठीक, कंप्लीट करते रहिए। बाकी एक चीज और आपको मैं सोच रहा था कि जिनका जो है वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है, वैकल्पिक विषय कौन सा है? हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य है, वो मुझे कमेंट करके बताएं, तो उनके लिए भी मैं सोच रहा हूं कि कुछ कोर्स शुरू कर दूं। मैंने भी जो है किसी सर से जो है हिंदी साहित्य पढ़ा है, वो हमारे गुरु हैं, आप लोग जानते हो, काफी चर्चित भी हैं, तो उनसे हमने हिंदी साहित्य पढ़ा है। तो अगर उनसे हम परमिशन लेते हैं कि उनके कुछ मटेरियल को हम यहाँ जो है दे सकते हैं बच्चों को, तो जो बच्चे ऑप्शनल वहां नहीं ले पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो अगर सर परमिशन दे देते हैं तो मैं हो सकता है कि सर से परमिशन लेके यहाँ पर आपको उसकी सूचना दूं। ठीक, मतलब वो कंटेंट आपको दूं। बाकी उत्तर लेखन तो मैं अपनी शैली से कराऊंगा। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। फिर आज जो है सिलेबस आपको पता ही है कि हमारा प्रश्न जो है ये है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर से था। कल मैंने प्रश्नों की चर्चा कर दी थी, बता दिया था आपको, जैसे कि आज प्रश्नों को मैंने दिया ये इस तरह से, कल मैंने इसी तरह से प्रश्नों को आपको दिया था, आपने देखा होगा, उसकी प्रैक्टिस करी होगी। तो यहाँ पर प्रश्न मैंने यहाँ पढ़ने के उद्देश्य से आपको बड़ा बड़ा अच्छे से दिखे स्पष्ट रूप से, तो आप यहाँ पर रोक करके इस प्रश्न को आप प्रैक्टिस करिए पहले खुद से, फिर उसके बाद जो है आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो अच्छे से पढ़ते रहो, जाने, नहीं तो जो है लड़कन का देख ही रहे हो कैसे जो है इतना ज्यादा प्रतिस्पर्धा है कि लड़का एक से दूसरे को काटत चले जा रहे हैं, और तुमका जो है आप मेंस में ना पढ़ियो, मेंस की तैयारी ना करियो, मेंस की प्रैक्टिस ना करियो तो बहुत पीछे चले जाइयो। इसलिए मेंस का बताई थी, अच्छे से पढ़ ले तो निकल जाइए। ठीक है, तो चलो फिर जो है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ये आपका आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस इतना ही मेंस में डिफाइन किया गया हुआ। तो हम मेंस को यहाँ तक डिफाइन किया, तो आप पीवाईक्यू को उठाओ, और मेंस का सिलेबस आपने यहाँ पर एक लाइन देख लिया, अब इसको तुरंत जो है पीवाईक्यू उठाइए, वहां से देखिए। तो यहाँ पर आप देखो, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने भारतीय कला की एक विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान में क्या भूमिका निभाई और उसके प्रभाव किस प्रकार दिखे। ठीक, फिर दूसरा प्रश्न है, गुफा वास्तुकला का विकास प्रारंभिक आश्रय स्थलों से लेकर के, मतलब शुरुआती आश्रय स्थल, मतलब जो गुफा वास्तुकला थी शुरू में तो हमारे लिए क्या थी, आश्रय स्थल थी, वहां हम रुकते थे, रहते थे। आदिमानव से आप देख ही रहे होंगे, आदिमानव वगैरह को आपने इतिहास में पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि शुरू में क्या होता था, वहां गुफाओं के अंदर प्राकृतिक रूप से रहते थे, उन्हीं पत्थरों को, पहाड़ों को काट करके छोटे छोटे उपकरण बनाते थे। फिर उससे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमने क्या कर दिया, गुफाओं को मंदिरों के रूप में, भव्य एकाश मंदिर के रूप में, ठीक है, परिवर्तित किया। तो वो जो मतलब वहां से लेकर यहाँ तक जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में तो क्वेश्चन को आपने शायद समझ लिया होगा।
तो इसी तरह से आपको लिखना है, फिर उसमें इनमें किन स्थापत्य विशेषताओं का विस्तार हुआ है इसकी चर्चा करनी। तो हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको डल दिख रहा होगा, फोटो खींचने में हो जाता है, इसलिए मैं प्रश्न लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक, तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने भारतीय कला की एक विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान बनाने में क्या भूमिका निभाई, उसके प्रभाव किस प्रकार दिखे। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जब यूरोपीय एकेडमिक शैली थी भारतीय कला पर, क्योंकि अंग्रेज जब भारत आए ना तो उन्होंने अपनी एकेडमिक कला को ज्यादा जो है यहाँ पर प्रभाव जमाने की कोशिश करी। तो फिर इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय आंदोलनकर्ताओं ने क्या किया कि भारतीय कला का विकास करना शुरू कर दिया, मतलब उसको राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया। वैसे तो कलाकारों ने स्टार्ट किया, लेकिन उसको राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया। और उसी समय स्वदेशी आंदोलन भी चल रहा था। तो जब यूरोपीय एकेडमिक शैली भारतीय कला पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रही थी, तो ऐसे समय में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित कला को पुनर्जीवित कर एक विशिष्ट राष्ट्रीय शैली विकसित करने का प्रयास किया। ठीक, हमने ऐसे लिखा। तो राष्ट्रीय पहचान बनाने में भूमिका क्या थी, तो भारतीय विषयों को पुनरुद्धार, जैसे लोक जीवन, प्रकृति, धार्मिक प्रतीकों, पुराणों आदि को कला का हिस्सा बनाया गया। जैसे कि जनजीवन के, जैसे एक किसान को जो है दिखा दिया गया, ठीक है, एक महिला को बोझ उठाते हुए दिखा दिया गया। इस तरह से जो है मतलब जमीनी स्तर की कलाओं को दिखाना शुरू कर दे। जैसे आप देखते हो ना आज की मूवी, जैसे बॉलीवुड में जो मूवी बनती थी, अब आज की मूवी क्या हो रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जा रही है, देख रहे हो। तो पहले अब लोग क्या कर रहे हैं, इनको ज्यादा देखते हैं, क्योंकि ये क्या है जो है इसमें कहीं कोई दिखावा नहीं है। यहाँ पर जो समाज में चीजें चल रही हैं उन्हीं को यहाँ पर उठा के दिखा दिया गया। इसी तरह से उस समय होता था एकेडमिक शैली, लगता था यार ये जो विदेशी कला है ये विदेश की संस्कृति को दिखा रही है, हमारी भारतीय संस्कृति का यहाँ पर कुछ छेद दिख ही नहीं रहा है। तो वही चीज है कला शिक्षण का भारतीकरण। अब क्या हो गया था, कला विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई थी, कला विद्यालय की। तो जो हमारा शांति निकेतन था उसके अंदर ही कला विद्यालय की स्थापना करके पहली बार इसकी घोषणा की गई। तो कला विद्यालय में भारतीय शैली के अध्ययन और प्रशिक्षण पर बल दिया गया। ठीक, फिर राष्ट्रीय चेतना का भी विस्तार किया इसने, लोगों के अंदर ये भावना पैदा करी कि स्वतंत्रता आंदोलन जैसे चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन, उससे कला को जोड़ दिया गया। तो कला को स्वतंत्रता आंदोलन से स्वदेशी आंदोलन मैंने कोष्टक में जोड़ा गया, जिस चित्रों में भारतीय आत्मगौरव, संस्कृति, आध्यात्मिकता का संदेश दिया गया कि ये चीजें जो है चित्र से बताया गया कि जो भारतीय आत्मगौरव का प्रतीक है कला, संस्कृति, आध्यात्मिकता से उसको जोड़ दिया गया। ठीक, फिर आधुनिक और परंपरा का समन्वय, पश्चिमी तकनीकों की जगह रेखांकन, जल रंग और प्रतीकात्मक शैली अपनाकर भारतीय सौंदर्य बोध पर आधारित कला का निर्माण किया गया। ठीक, प्रसिद्ध कलाकारों का भी योगदान, जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे हमारे, उनके शिष्य थे नंदलाल बोस। फिर गगनेंद्र टैगोर जैसे कलाकारों ने कला को एक सांस्कृतिक आंदोलन का स्वरूप दिया। ठीक, इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो भारतीय पहचान का निर्माण, राष्ट्रीय आंदोलन को सांस्कृतिक आधार दिया गया, लोकप्रियता और कला संस्थानों का विस्तार किया गया। तो इस तरह से प्रभाव में और 2-4 पॉइंट में डाल सकता था, लेकिन समय सीमा की कमी होती है। मैं उतना ही आपको देना चाहता हूँ जितना आप उत्तर लेखन करके सीख जाएं और वहां पर प्रश्न इस तरह का अगर बने तो आप लोग इसका प्रयोग कर सके। ठीक, तो हमने भूमिका दी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने औपनिवेशिक अकादमिक शैली से मुक्त कर राष्ट्रीय अस्मिता, सांस्कृतिक गौरव और आध्यात्मिक विचारधारा पर आधारित एक नई कलात्मक दिशा प्रदान की, जिससे भारतीय कला, संस्कृति और स्वतंत्रता आंदोलन को एक साझा आधार प्राप्त हुआ या दिया गया। ठीक, तो यहां तक आप मैं समझ सकता हूं कि आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, बताइए। ठीक, फिर दूसरा प्रश्न है गुफा वास्तुकला। पहले गुफा वास्तुकला क्या होती है, का विकास प्रारंभिक आश्रय स्थलों से लेकर एलोरा के भव्य आकाश मंदिर तक किस प्रकार क्रमिक रूप से हुआ और इसमें स्थापत्य विशेषताओं का विस्तार किया। तो हमने यहाँ पर प्रश्न पढ़ ही दिया, आप देख ही लिए होगा, मैं सीधे भूमिका पढ़ता हूँ। तो भारत में गुफा वास्तुकला का विकास मानव के बुनियादी आश्रय स्थलों से आरंभ होकर धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्ति का भव्य रूप ग्रहण करता गया। इसमें प्राकृतिक गुफाओं से शिलाखंडों को काटकर निर्मित बौद्ध, जैन और ब्राह्मण मंदिरों का तक क्रमिक विकास दिखाई देता। आपने देखा होगा कि शुरू में मैंने वही चीज बताई कि आदिमानव कैसे, जो आदिमानव होते थे वो क्या करते थे, गुफाओं, प्राकृतिक आवास स्थल होते थे उनके लिए गुफा। फिर धीरे धीरे हमने उन गुफाओं को मंदिर के रूप में ढालना शुरू कर दिया, उसी की बात कर रहा है। तो विकास की क्रमिक प्रक्रिया में मैंने पहला जो है हेडिंग दी प्रारंभिक आश्रय स्थल। तो प्राकृतिक गुफाएं मानव आश्रय स्थल होते थे, उसके साथ साथ पत्थरों आदि को काटकर सुरक्षा उपकरण बनाना आदि, ये सब काम होते थे विकास प्रक्रिया में। प्रारंभिक आश्रय स्थल में ये हुआ करते थे, उन्हीं से काट करके फिर आदिमानव उनके लिए, जैसे नुकीली, आप जो है वो पढ़ते होंगे 6th क्लास के एनसीईआरटी, वहां पर साफ साफ बच्चों जैसा बिल्कुल से बताया गया कि नुकीली जो
नुकीले उपकरण बना दिए जाते थे किसी जानवर को मारने के लिए, क्योंकि शिकार आधारित ही वहां की व्यवस्था थी। ठीक, फिर यहाँ पर प्रारंभिक शैलकृत चैत्य एवं विहार। फिर क्या हुआ कि प्रारंभिक शैलकृत गुफाओं को क्या काट करके चैत्य और विहार में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ मैंने बौद्ध धर्म में चैत्य प्रार्थना गृह तो विहार रहने का आश्रय स्थल था। ठीक, अजंता और कार्ले जैसी गुफाएं चित्रों और मूर्तिकला का प्रारंभिक या प्रारंभ था। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रारंभिक शैलकृत चैत्य विहार गुफाएं ये 2री 3री ईस्वी ईसा पूर्व की बात चल रही है। ठीक, फिर धीरे धीरे धार्मिक गुफाएं आने लगी। देखो क्रमिक विकास दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो धार्मिक गुफाओं में जैसे भित्र चित्र कलाएं, प्रतिमाएं, स्तूप, मंडप, प्रवेश द्वारों का सुसज्जित रूप दिखाया गया। नालंदा, बादामी जैसे केंद्रों का में शिक्षा और धर्म का समन्वय किया गया, ये भी गुफाएं बनाई गई वहां। फिर एलोरा का भव्य आकाश मंदिर मैंने यहाँ पर डाल दिया। पर्वत को तराश कर बनाया गया। ठीक, धार्मिक साहित्यत्व का यहाँ पर प्रतीक दिखाई देता है। तो एलोरा गुफाएं जो होती हैं यहाँ पर हम तीनों धर्म को देख सकते हैं, ब्राह्मण, जैन और बौद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक हिंदू मतलब ब्राह्मण, जैन और बौद्ध ग्रंथों या बौद्ध धर्मों के समन्वय को दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये धार्मिक सहिष्णुत्व को दिखा रहा है। फिर स्थापत्य कला की विशेषताओं का विस्तार कैसे हुआ, मैंने यहाँ प्रश्न में पूछा गया ना, स्थापत्य कला का विस्तार, ये चीज, तो इसको मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। लिखा कि तकनीकी दक्षता, स्थापत्य संतुलन और कलात्मक कल्पना में वृद्धि। मतलब इस तरह से तराशा गया, बनाया गया कि मतलब इनकी विशेषताएं ही अलग थी। प्राकृतिक गुफाओं से योजनाबद्ध कक्षों, स्तंभों और शिल्प सज्जा तक परिवर्तन। फिर इसी में मैंने देखिए ये पॉइंट दिया है आगे, मूर्तिकला, प्रतीक, चित्रकला, शिखर, गर्भगृह आदि का समावेश किया गया, ये इनकी विशेषताएं हैं। ठीक, धार्मिक सांस्कृतिक केंद्रों तक विकास जो प्रारंभिक उपयोगितावादी, पहले उपयोगितावादी था, फिर उसकी उपयोगितावादी से संरचना जो, यहां फिर से मैं इसको पढ़ता हूं, धार्मिक सांस्कृतिक केंद्रों तक विकास जो प्रारंभिक उपयोगितावादी संरचना से आरंभ हुई थी। पहले शुरू में क्या हुआ था, प्रारंभिक उपयोगितावादी संरचना से स्थापित हुई, फिर संरचना आरंभ हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, धार्मिक सांस्कृतिक केंद्रों तक इसका विकास दिखाई देता है या विस्तार दिखाई देता है। ठीक, फिर अतः मैंने यहीं पर निष्कर्ष डाला, अतः गुफा वास्तुकला का विकास मानव जीवन की आवश्यकताओं से आरंभ होकर धार्मिक श्रद्धा, कलात्मकता और स्थापत्य कौशल का अद्भुत संगम बना। एलोरा का कैलाश मंदिर इस यात्रा का चरम रूप है। ठीक, हम इसको उदाहरण में दे दिए। इस तरह से लिखा जाता है, कभी कभी उत्तर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो आप लोग मैनेज करना, बाकी कंटेंट आपको बेहतर दिया जाता है। ये कला बताई जाती है कि आपको कैसे लिखना है। तो अब कल के लिए मैंने प्रश्न यहाँ पर दे दिया है, ये प्रैक्टिस नंबर यहाँ पर इसको 11 डाल लेना, ये कल के लिए है तो इसलिए ये 11 नंबर हो गया। ठीक, 10 नंबर है तो ये कल के लिए है इसलिए 11 नंबर है। ठीक, क्योंकि ये आज जो मैंने कराया ये तो 10 नंबर है ना, कल 9 नंबर करा दिया था, ये 10 नंबर है। ठीक, अब 11 कल के लिए जो प्रैक्टिस आप आज करोगे या कल करोगे उसके लिए मैंने इसको 11 नंबर बना दी। इसमें भी 2 प्रश्न है। अशोक के शासनकाल में भारतीय समाज, अब देखिए फर्स्ट पेपर है, भारतीय समाज को भी जोड़ दिया, इंडियन सोसाइटी को। ठीक है, तो ये इतिहास को सोसाइटी से होता है। इसका मतलब देखिए जैसे मैंने सेकंड पेपर में डिस्कस किया था कि भारतीय समाज सोशल जस्टिस, गवर्नेंस के कुछ पॉइंट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत एक दूसरे से जुड़ेंगे कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही आप पूरे सिलेबस को इसीलिए नहीं तो एक तरफ से ना दे दिया जाए सिलेबस कि ये सिलेबस है, बाकी आप लोग अपने स्तर से छांट लेना कि किस पेपर में आएगा, ऐसा नहीं है। सबको अलग अलग बताया गया, इसलिए वहां पर एक दूसरे से वो लिंक करते हुए सब्जेक्ट होते, तभी उनको उस पेपर में रखा जाता है। तो अशोक के शासनकाल में भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कौन से उल्लेखनीय परिवर्तन हुए और उन्हें बढ़ावा देने में उनकी क्या भूमिका रही है। ठीक, इसको चर्चा करना। फिर 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रीय जागरण के परिणाम स्वरूप कौन कौन से प्रमुख सामाजिक सुधार सामने आए। ठीक, तो ये आपको सामाजिक सुधार आपने देखा ही होगा, इतिहास में पढ़ना ही पड़ता है। ठीक, तो उसकी चर्चा करी गई है। बाकी अशोक के शासनकाल में भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से उल्लेखनीय परिवर्तन हुए, उन्हें बढ़ावा देने में उनकी क्या भूमिका रही है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ना। कल मैं इसकी चर्चा विधिवत करूंगा। कल क्या करूंगा, कल तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए भी काम करना है हमको। सैटरडे संडे जो है हमको प्रीलिम्स में काम करना है, तो उसके लिए हम प्रीलिम्स पे जोड़ देंगे। बाकी आप लोग ऐसे रखना। और इसके लिए मैंने सोर्सेज, जो आज नए बच्चे हैं उनके लिए भी बता देता हूँ कि सोर्सेज ज्यादा के चक्कर में मत पढ़ो, केवल एनसीईआरटी को ही आधार बनाओ और कुछ बेसिक्स उसका सहारा ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इतिहास के लिए मैंने एनसीईआरटी, विश्व इतिहास के लिए कोई भी आप बेसिक बुक ले सकते हो। तो वैसे एनसीईआरटी में लोगे तो अर्जुन देव सर की बुक है, अर्जुन देव सर की बुक ले सकते हो। ठीक,
और प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के लिए आप इनके लिए RS शर्मा, मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा सर की बुक है, ठीक, और आधुनिक भारत के लिए विपिन चंद्रा सर की बुक है। ये जो है आप इनको लेकर के, इनके लिए ओल्ड और न्यू सब आती हैं। आप कल मैंने बता ही दिया था कैसे पढ़ना है, तो आप उसको जो है अपने हिसाब से पढ़ना, बताना। बाकी आप लोग जो 11th 12th की फाइन आर्ट की बुक है, जिसको ललित कला की पुस्तक बोलते हैं, उसको भी आप देखिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर वहां से क्वेश्चन फंसते हैं, तो उसको पढ़िए। बाकी कई लोग नितिन सिंघानिया सर की पुस्तक पढ़ते हैं, मैंने नहीं पढ़ी, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक। बाकी विश्व इतिहास के लिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए हैं तो वहां के मटेरियल, क्योंकि इससे जो है हर वर्ष प्रश्न पूछे भी नहीं जाते हैं, और जब पूछे जाते हैं तो इनकी संख्या 1 से लेकर के 3-4 तक रहती है, तो इसलिए इसको जो है थोड़ा थोड़ा बीच में पढ़ते रहो। हो सकता है कि कभी बदल जाए, हो सकता आ ही जाए, क्योंकि जिस वर्ष आप पेपर दे रहे हो सकता आ जाए, तो फिर दिक्कत होगी ना। तो इसलिए जो है आप इसको पढ़िए। प्राचीन के लिए, मध्यकालीन के लिए, आधुनिक के लिए मैंने ओल्ड NCERT बताई दी है, उन्हीं को आप जो है पढ़िए। और बाकी न्यू NCERT के लिए आप 6 से लेकर 12 तक की जो पुस्तकें हैं उसमें से जो है दिमाग लगा के पढ़ना है। तो 6th क्लास में एंशिएंट है और 12th क्लास के पार्ट 1 में एंशिएंट है, तो दोनों को मिला लिया। फिर उसके बाद 7th क्लास में मेडिवल है, फिर उसके बाद 12th का सेकंड पार्ट, उसमें भी मेडिवल है। फिर 8th क्लास में NCERT के 2 पार्ट है, छोटी छोटी पतली पतली बुक है। फिर 12th क्लास की तीसरी पुस्तक है, तीसरा पार्ट। तो इनको एक साथ मिला के पढ़ोगे और इसके साथ ओल्ड NCERT को सारा ले लोगे तो आपका आराम से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा चक्कर में ना पढ़ना, इतनी चीजें पढ़ो। बाकी लोग बताते हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, तमिलनाडु पुस्तक पढ़ लो, देखो सिलेबस सब में सेम होता है, लिखना आपको है। 15 क्वेश्चन प्री में आते हैं, इसमें से आपको सिर्फ 9, 10, 11, 12 तक ही, आपको 12 क्वेश्चनों तक ही पहुंच बनानी। अगर किसी कमजोर है तो इसको 8 से 10, 9 कर सकते हो, जो कि आराम से पढ़ोगे NCERT उससे हो जाएंगे, ठीक। बाकी अन्य विषय हैं उन पर आप पकड़ बना लो, पॉलिटी वगैरह जिनकी अच्छी होती है तो उन पॉलिटी के सवाल कर लो, एनवायरमेंट कर लो, इकोनॉमी कर लो, इस तरह से जो है आप पढ़िए, हो जाएगा आराम से। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से निकल जाएगा। जितनी चीजें बता रहे हैं बस इसी को करते रहिए, ज्यादा के चक्कर में भागोगे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।